हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं। इससे यह पता चलते रहता है कि वास्तव में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है और आप उन क्वेश्चंस में से किस तरह के क्वेश्चन को बना पाते हैं और कौन से क्वेश्चन को आप नहीं बना पाते हैं। इससे आपको अपने कमजोरियों को आकलन करने का मौका मिलता है और जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन को आप नहीं बना पाते हैं उसको दोबारा से पढ़ने का, अच्छे से समझने का आपको ज़रूरत महसूस होता है। फिर आप उन टॉपिक को पढ़ते हैं, उन कमजोरियों को दूर करते हैं। तो इसी कड़ी में आज से एक बैच की शुरुआत हम कर रहे हैं जो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, जिसका पीडीएफ आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्लासेस करेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन से, और सबसे लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ है रेलवे के अंदर वो आपका ग्रुप डी का हुआ है। तो ग्रुप डी के पेपर से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले तो हम लोग प्रत्येक सेट में कुल मिला के 15 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एक सेट को हम लोग 2 दिन में करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चंस होगा वो आपका रिपीट होने लगेगा, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको समझना सीखना। ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारा एक बैच भी चल रहा है मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि ब्रह्मास्त्र बैच है। और इस बैच के अंदर भी हमने सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हैं, यानी सभी लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो 2022 में 23 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को टॉपिक वाइज जो है वह आपको इस बैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पुराना वाला जो एक बैच हमारा मैथ्स वाटिका, उसका सब्सक्रिप्शन जो है वह भी आपको इस बैच मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले सेट से आज के क्लास की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से है। एज प्रॉब्लम ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी पढ़ना है। देखिएगा सवाल क्या है, बोला है 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्ति की आयु में क्या है, 30 साल का अंतर, यानी एक व्यक्ति दूसरा से 30 साल बड़ा होगा। फिर बोला है यदि 5 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी। देखिए, बड़े व्यक्ति की जो आयु है वह छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी। इसका मतलब अगर छोटे व्यक्ति का आयु 1 साल है तो बड़े व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तिगुना बोला जाए, दोगुना बोला जाए, इन सब का मतलब होता है कि यहाँ पे अनुपातिक रिलेशन दिया गया है। अब आगे चलिए, इस हिसाब से क्या हो गया आपका, बड़े व्यक्ति का आयु 3 साल, छोटे व्यक्ति का आयु 1 साल, और यह कब था, 5 साल पहले। यानी यह जो आयु है ना वह 5 साल पहले का है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, 5 वर्ष पूर्व का यह दोनों के आयु का अनुपात है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ समझिएगा, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी 3:1 कहने का मतलब कि 3/1। अब इसके दोनों पद में किसी भी अंक से अगर हम गुना कर दे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे x से ऊपर भी गुना कर दे और नीचे भी गुना कर दे तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जब आप ऊपर नीचे दोनों जगह x से गुना करिएगा तो 3x/1x हो जाएगा, तो x से 1 कट जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा आपका 3/1। यानी हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना कर सकते हैं। इससे अनुपातिक मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसके अलावा देखिए क्या दिया था, दोनों के आयु में 30 साल का अंतर। यहाँ देखिए तो दोनों के आयु में कितना का अंतर है सर, एक 3 साल का है और दूसरा 1 साल का है, तो 3 और 1 में 2 का अंतर है। यहाँ जो 2 का अंतर दिख रहा है उसको 30 का अंतर करना है, तो 2 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा, 15 से गुना करिएगा। रिपीट करें, समझिएगा, दोनों के आयु में अंतर कितना का, एक का 3 है, दूसरा का 1 है, तो 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का। जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि अंतर 30 वर्ष का है, तो इस 2 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ जाएगा, 15 से। तो जिससे भी गुना करना है प्रत्येक में गुना करिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 15 से जब इसमें गुना करिएगा तो 45 वर्ष हो जाएगा, और 15 से इसमें गुना करिएगा तो 15 वर्ष हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों का आयु आपका निकल गया है, बड़े व्यक्ति का भी और छोटे व्यक्ति का भी। ठीक है। अब पूछा क्या है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। अच्छा, यहाँ से जो भी आयु निकला होगा कब का निकला होगा, 5 साल पहले का निकला होगा। 5 साल यदि 5 वर्ष पहले तो 5 साल पहले का। यह जो आयु आपका निकला है, पूछा है छोटे व्यक्ति का आयु, तो यह छोटे व्यक्ति का आयु है कब का, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 15 साल का था तो अभी उस व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। तो विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, आपको जो सोल्व करने का तरीका होगा वो आपका यही होगा। बस कुछ ही सेकेंड लगना है, फिर आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला यह गया है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है सर, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है।
तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ बोला है 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर सबको सेंटीमीटर में बदल ले तो 5 मीटर का मतलब हो जाएगा 500 मीटर और प्लस 25 मीटर यानी 525 सेंटीमीटर हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो अब डायरेक्ट लिखिए, क्या बोला है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 525 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आगे क्या है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर यानी कि 735 सेंटीमीटर। और तीसरा है आपका 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, इसका मतलब 490 सेंटीमीटर। सबको हम किस में बदल लिए, सबको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लिए। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 मीटर का मतलब हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और इसके साथ आपका 25 लगा हुआ है तो 525 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में बदल दिए। सवाल क्या है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग करके इन तीनों लंबाइयों को पूरा मापा जा सकता है। अब इस तीनों को मापने के लिए बड़े से बड़े कौन से माप का उपयोग किया जाए, तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है HCF, यानी हमें इन तीनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आइए HCF निकालने का यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताते हैं। HCF कैसे निकालिएगा, किसी दो का आप अंतर निकालिए, जिसका अंतर सबसे कम हो उसको आप निकालिए, ठीक है। हालांकि कोई दो का अंतर आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा होगा हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए पहला और तीसरा का अंतर ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कम है, तो इसका अंतर निकालिए। 525 में से 490 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 35। तो जो अंतर निकाले हैं कितना आया है 35। तो या तो हमारा आंसर 35 होगा या फिर 35 का ही कोई ना कोई फैक्टर, ध्यान से समझिएगा, या तो हमारा आंसर 35 होगा या 35 को ही काटने वाली कोई ना कोई संख्या। तो आंसर क्या है यहाँ पे 35 है, 35 का कोई फैक्टर है नहीं, तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका 35 हो जाएगा। डिफरेंस निकालना है किसी दो का, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का, और या तीसरा पहला का। जो अंतर सबसे कम होगा उस अंतर को हम लोग निकालेंगे, और अंतर जो होगा आपका या तो अंतर इसका HCF हो जाएगा या फिर अंतर का कोई ना कोई फैक्टर। तो अंतर अगर ऑप्शन में है तो हम इसको चुन लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करेंगे, और बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट अगर होता है तो पहले लाइन ब्रैकेट का, है ना, पहले किसका क्रिया करते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स का। तो लाइन ब्रैकेट का पहले, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, फिर करली ब्रैकेट का, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। बोर्ड मास से क्वेश्चन आपको रहेगा ही। साथ ही साथ क्या करते हैं उसके बाद, पहले हम लोग अगर चिन्हों की बात की जाए तो पहले ऑफ का यानी कि का क्रिया करते हैं। का मतलब गुना ही होता है। उसके बाद भाग का, फिर हम लोग गुना का क्रिया करते हैं, फिर प्लस और माइनस। यह ऑर्डर है, यह पैटर्न है। इस पैटर्न के आधार पर हम लोग जो है वह क्या करते हैं, बोर्ड मास का कैलकुलेशन करते हैं। और बोर्ड मास टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम रख देंगे, जहाँ से जाकर के बोर्ड मास को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, अगर बोर्ड मास पे आपका पकड़ नहीं है तो देखिए पहले किसका क्रिया करेंगे हम लोग, भाग का करेंगे। तो 27 में 3 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद गुना का क्रिया, तो जब 27 में 0 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 0, तो माइनस यहाँ पे 0 और प्लस 1 क्या होगा 9 और 1 10 में से 0 माइनस करिएगा 10 ही रह जाएगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 10, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 30 क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ही आपको इस तरह से मिलेगा हर सेट के अंदर, जो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, जिसको सोल्व करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या है, बोला है 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव का औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 तरफ यात्रा करने के बाद यदि वह जाते समय उसका चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर, यानी जाते समय उसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लौटते समय उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए किसी भी समान दूरी को अगर 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान जो औसत चाल होता है, ठीक है, जो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल यानी एवरेज स्पीड होता है, वह हो जाता है आपका 2xy बट्टा x प्लस वाई। क्या बोलेंगे इसको, 2xy बट्टा x प्लस वाई, जहाँ x के स्थान पर हम लोग लिखेंगे पहले वाला चाल और y के स्थान पर दूसरे वाला चाल। फिर से समझिए, 2 समान दूरी, चाल अलग अलग, तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे यह कहें कि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और ऑफिस से घर तक आता है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो दोनों वक्त क्या किया है, वह दूरी समान तय किया है। घर से ऑफिस गया है और ऑफिस से घर आया है, तो दूरी तो समान ही है।
चाल अलग अलग है, जाते समय चाल है x, आते समय चाल है y, तो पूरे यात्रा यानी जाने और आने में औसत चाल क्या हो जाएगा 2xy बट्टा x प्लस वाई। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, दोतरफा यात्रा के दौरान औसत चाल आपका दे रखा है 15, यानी इसका वैल्यू आपका जो है, इस पूरे का वैल्यू आपका 15 दे रखा है। अब आगे देखिए क्या बोला है, यदि वह जाते समय चाल 20, तो 2 गुने x का मान कितना है 20 है और y का मान नहीं पता है, यही तो निकालना है, तो y के जगह y रहने दिए बट्टा x प्लस वाई, तो x के जगह 20 हो जाएगा और y के जगह क्या करेंगे हम लोग प्लस वाई करने देंगे, 2xy बट्टा x प्लस वाई। सोल्व इसको कर लीजिए, देखिएगा यहाँ पे ऊपर से ऊपर वाले को हम काट सकते हैं तो काट लीजिए। देखिए 5 से अगर इसको हम काटे, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और कोई वैल्यू नहीं कटेगा तो आपस में गुना कर लीजिए। 20 प्लस वाई से 3 में गुना करिएगा तो 20 से पहले 3 में गुना करिए 60 हो जाएगा, प्लस y से 3 में गुना करिए तो 3y होगा, इज इक्वल टू इधर देखिए क्या होगा 4 दूना 8y, y को एक तरफ लेके जाइए, 3y इधर आके 8y में से घटेगा, कितना बचेगा इधर 5y बराबर इधर है आपका 60, काट लीजिए इस वैल्यू को, 5 गुना में ही इधर आएगा तो भाग में 12 पंचे 60, 12 बराबर y का ही वैल्यू हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना था, आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ध्यान आपको क्या रखना है, दो समान दूरी को यदि दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा में औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई। इस बार क्या दे रखा था, औसत चाल आपका दे रखा था, है ना, और आने वक्त चाल पूछा था कि आने वक्त क्या चाल होगा। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाता कि 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। आगे चलिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आइए नंबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 11 और xy प्लस yz प्लस zx का मान है 42, पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है, कहीं पे आपसे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है, कहीं पे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा है और कहीं पे आपसे पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इस तीनों में से किसी एक का मान पूछा जाएगा। यह दरअसल आपका एक फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है सर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस फॉर्मूला के ऊपर आधारित यह आपका क्वेश्चन है और जैसा कि हमने आपसे कहा कि हर सेट में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो सब आएगा ही, इसके अलावा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, कितना दिया इसका मान 11, तो यहाँ रखेंगे 11, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 बराबर। आगे देखिए इसका मान तो पूछा ही है तो इसको आप ऐसे ही रखने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों में से किसी एक का मान पूछ लेगा, प्लस 2 गुने यहाँ देख लीजिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना है 42 है, तो यहाँ 42 रख दीजिए, ठीक है। चलिए 121 इधर है, इस तरफ आपका 2 गुने 42 यानी कितना हो जाएगा 84, तो 84 जो है दाईं ओर प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 121 माइनस 84, इधर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी सभी को दूसरी ओर लेके हम लोग चले जाते हैं। और जब भी बराबर के दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग जंप करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो गुना में होगा वो भाग में, जो भाग में होगा वो गुना में। चलिए अब यहाँ से आप घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, देखिए 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, फिर 11 बचेगा, 8 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा 37। यह वैल्यू किसका आया, यही तो वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आया, यही तो हमें यहाँ पे निकालना था, तो विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर यह फॉर्मूला आपके ध्यान में रहता है तो सीधे इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर मन ही मन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हर एक क्वेश्चन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आज के बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने आ जाए तो वह आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सवाल है P और Q अकेले काम को 9 दिन और 12 दिन में, यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन आगे देखिए क्या बोला, यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करें। अब यह बात जो है इस क्वेश्चन को खास बनाया है, Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के यह काम करे,
कहने का मतलब है कि P और Q दोनों को एक साथ काम पे नहीं लगाना है, Q से शुरुआत करना है। तो पहला दिन Q काम करेगा और दूसरा दिन काम करने के लिए कौन आएगा, P आएगा। और इसी पैटर्न को आगे भी जारी रखे, यानी फिर तीसरा दिन काम करने के लिए Q और चौथा दिन फिर से P, फिर पांचवा दिन काम करने के लिए Q, छठा दिन काम करने के लिए P, और यह पैटर्न जो है तब तक चलता रहेगा। मतलब इसी तरीके से काम तब तक करना है जब तक काम पूरा समाप्त न हो जाए। यह जो है इस क्वेश्चन का सारांश था। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करें, यानी अल्टरनेट में काम करना है Q और P को। शुरुआत Q से करना है लेकिन रेगुलर नहीं करना है। एक दिन Q, अगला दिन P, फिर Q, फिर P, फिर Q, फिर P। तो ऐसे क्वेश्चन में यह इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत कौन करता है। तो शुरुआत कौन किया है, Q। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, पहला दिन का वर्कर कौन होगा, Q, और दूसरे दिन का वर्कर P, ठीक है। फिर तीसरे दिन का Q, चौथे दिन का P। यही चीज़ तो आपको रिपीट करता हुआ दिख रहा है, यही वाला क्या है, रिपीट करता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, हम यह देखेंगे कि पहला दिन काम कौन करेगा, Q, दूसरा दिन P। अच्छा देखिए, प्रत्येक विषम दिन का वर्कर है Q, यानी पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन कौन काम करेगा, Q। P दूसरा दिन, फिर चौथा दिन, यानी प्रत्येक इवेंट डेज का वर्कर P है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, 12वां, 22वां, 24वां, 28वां, इन सब दिन का वर्कर कौन है, आपका P है। ठीक है, अब आइए सोल्व करते हैं। P और Q के बारे में क्या बोला था कि अकेले अकेले 9 और 12 दिन, P अकेले काम को कर सकता है 9 दिन में, और Q अकेले इस काम को कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एलसीएम कैसे लोगे, दोनों में से बड़का को पकड़ेंगे, पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटका ना काटे। 12 दूना 24, नहीं काटा, 12 तिया 36, 36 को काट रहा है दोनों। तो टोटल वर्क निकाल लिए दोनों के एलसीएम से। अब टोटल वर्क में P के डे से भाग करिएगा तो P के एक दिन का काम 36/9 4 है, और 36/12 कितना हो जाएगा, 3। P के एक दिन का काम, Q के एक दिन का काम। टोटल वर्क में P के डे से भाग करिएगा, P के एक दिन का काम। सिंपल सा सोचिए ना, यह 9 दिन में 36 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 36/9 यानी कि 4 यूनिट काम करेगा। यह 12 दिन में 36 यूनिट काम करता है यानी 36/12 एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब P एक दिन में 4 यूनिट और Q 3 यूनिट। तो पहला दिन Q काम करेगा तो कितना यूनिट काम होगा, 3। पहला दिन तो Q ही काम करता है और Q एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेगा। और दूसरा दिन कौन काम करता है, P, और P एक दिन में कर सकता है 4 यूनिट। तो इस हिसाब से आप बताइए कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ। सर इस हिसाब से देखा जाए ना तो 2 दिन में जो है वह कुल मिला के कितना काम हो जाता है आपका, 3 और 4 7 यूनिट काम हो जाता है। ठीक है, अगर बारी बारी से करे तो 2 दिन में 7 यूनिट काम। अब काम के करीब आप पहुंचिए, यही चीज़ तो रिपीट हो रहा है, तो काम के करीब पहुंचिए। 7 में कितना से गुना करें कि हम लोग काम के करीब पहुंच जाएंगे, तो 6 से गुना करेंगे 42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से गुना करिए 7 पंचे 35, 36 यूनिट काम है ना, तो काम के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 से गुना किए, तो जब 5 गुना काम आपको लेना है तो समय भी तो 5 गुना लग जाएगा। 2 दिन में 7 यूनिट, तो 7 पंचे यानी 5 गुना काम, तो 2 पंचे 10। तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ नहीं है, इसलिए लिखेंगे 10 दिन प्लस कितना काम हो चुका है, 35 यूनिट काम हो चुका है। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 1 यूनिट। और इस काम को करने कौन आएगा, तो देखिए 10 दिन काम हो गया। 11वां दिन का वर्कर कौन है, सर 11वां दिन का वर्कर वही होगा जो पहला दिन का होगा, क्योंकि ऑड डे में तो Q ही काम करता है। तो Q एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और काम हमारे पास मात्र 1 यूनिट बचा हुआ है। तो इस 1 यूनिट काम में Q को कितना समय, 1/3। अगर 3 यूनिट होता तो 3/3 एक दिन, 6 यूनिट होता तो 6/3 2 दिन, 1 यूनिट है तो 1/3 दिन का समय लग जाएगा। तो 10 + 1/3, इसको हम लिखेंगे 10.1/3 या 10 सही 1/3। इतना दिन में जो है पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख करके अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन आपका जो आ गया है वह आपका बोर्ड मास पे ही आ गया है। यहाँ देखिएगा, शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से करेंगे। तो इस वैल्यू को आप वैसे ही लिखते जाइए। 0.6 है तो रहने दीजिए, प्लस आगे देख लीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे करली ब्रैकेट है। अच्छा इसका मान लिख देते हैं, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 और 2 अंक के बाद दशमलव है, बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद
माइनस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, लगा दीजिए। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा, और 4 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। प्लस आगे देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, 0.4, ठीक है, और भाग है, भाग का मतलब यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब बट्टा, 0.5, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 में 5 से भाग करिएगा, दशमलव और 40 हो जाएगा, 5 अठे 40, इसके बाद दशमलव के बाद 0 अगर हम देते हैं तो इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो 0.8 मान आया। हम 0 इसलिए डाले क्योंकि यह 2 अंक का है, तो इसको भी 2 अंक में लेके हम लोग चले गए, इससे कैलकुलेशन हम लोग का थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए पहले इसी पार्ट का कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 80 और 12 92, यानी 0.92 इधर हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों तो प्लस में हैं, तो 9 और 6 15, यानी 1.5। अब 1.5 में से आपको 0.92 माइनस करना है, जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.58। आइए माइनस करके दिखाते हैं, 1.5 है, 5 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 होगा, और इधर 0 पॉइंट क्या है आपका 92 है, हमेशा दशमलव के सामने दशमलव रखिए, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, हासिल यहाँ से गया है तो यह 0.58 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस ध्यान आपको रखना है बोर्ड मास का कि पहले किसका कैलकुलेशन करना है, बाकी तो आपका क्वेश्चन यह वाला जो रहता है वह सिंपल ही रहता है। यहाँ देखिए क्या है, बोला यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है, यह आपका क्वेश्चन जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल बराबर होने का शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसका मतलब जो इक्वेशन है उसका मूल बराबर होगा, ठीक है। 3 शर्त होता है, फिलहाल इस शर्त को आप समझिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 है इसका मतलब कि मूल बराबर। अब ए बी सी किसको मानते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा ना वह ए का मान, तो यहाँ ए के जगह ए है, जो x का कॉफिशिएंट यानी जो x के गुना में होगा वह b का मान, तो x के गुना में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b का मान 1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका c का मान होगा। अगर यहाँ हम लिख दे तो a का मान क्या है आपका, a का मान तो a ही दे रखा है, b का मान क्या है, b का मान आपका 1 है, और c का मान क्या है, c का मान जो कांस्टेंट है यानी कि b है, ठीक है। चलिए गौर से समझिएगा इस बात को, a के जगह a है, b के जगह जो x का कॉफिशिएंट और c के जगह जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग लेते हैं। अब इसमें क्या है, बोला क्या है आपका, बोला है मूल बराबर है, मूल बराबर होने का शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b के जगह कितना हम लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने a के जगह तो खुद a ही है, लेकिन c के जगह क्या है आपका, c के जगह b है, 4ac हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यह वैल्यू माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर माइनस 4ab है, इधर आएगा तो प्लस 4ab हो जाएगा, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में 1/4 बराबर ab, तो ab का मान ही हम लोगों से पूछा गया था, कितना हो जाएगा 1/4, तो ab बराबर 1/4 या 1/4 बराबर ab, एक ही बात आपका है, तो इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि a का मान क्या है इस क्वेश्चन में, a है, b का मान क्या है 1 है, और c का मान क्या है, c के जगह b है, जो आपको यहाँ देगा उसी के अनुसार तो आपको तय करना है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। चल लगभग पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है आपका। उस केस में आप क्या करिएगा कि इसको पूर्णांक मान लीजिएगा, ठीक है। तो 25.19 इसका मतलब इसके लिए हम क्या ले लेंगे 25 गुना यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस 4.41 इसके लिए हम क्या लेंगे 4 माइनस 0.9 इसके लिए हम क्या लेंगे 1 लेंगे। उसके निकटवर्ती पूर्णांक को ले लेना है, उसके बहुत जो समीप वाला सबसे समीप वाला जो पूर्णांक संख्या होगा उसको लेना है। जैसे 0.9 है तो 1 के समीप है तो 1 ले लिए, यह 4 के समीप है तो 4 ले लिए। उसी प्रकार से 25.19 का निकटवर्ती पूर्णांक क्या है 25 है तो 25 ले लिए। आगे का भी हो सकता है पीछे का भी हो सकता है, निकटवर्ती देख के आपको पता लग जाएगा कि यह 25 के करीब का है तो हम 25 ले लिए। इसी में 25.89 होता तो हम 26 ले लेते। अब कैलकुलेशन का जो रूल है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए। पहले गुना का क्रिया करिएगा तो 25 दिया 75 और उसके बाद 4 जोड़िएगा तो 79 में से 1 माइनस करिएगा 78। विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही इस फॉर्म में आया आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, यह भी आपका एज से ही है। यहाँ क्या बोला है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6। साकेत है और इसके अलावा तिलक है, इस दोनों के आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। और यह कब का है,
यह है 1 वर्ष पूर्व का, ठीक है, 1 साल पहले का यह आयु है, दोनों की आयु का यह अनुपात है, ठीक है। साकेत 5 साल का, यह 6 साल का। आगे बोला है 4 वर्ष के बाद, देखिए 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात दे रखा है और ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है सर? 4 साल के बाद इनकी आयु में 6:7 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। अब क्या बताना है? साकेत की वर्तमान आयु। जब भी 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहला काम यह है कि आप इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका है कि नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाले के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में गुना। तो देखिए 6 और 7 में 1 का अंतर है, इस दोनों में 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर तो मान सेम ही रह जाता है, तो छोड़ दिए। 5 और 6 में 1 का अंतर, 1 से नीचे वाले में गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता, इस वजह से हम छोड़ दिए, ठीक है। तो एक काम करना होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, यह बैलेंस अगर नहीं रहे तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसको आप बैलेंस कर ही लीजिएगा, नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में और ऊपर वाला के अंतर से नीचे वाला में गुना। जैसे मान लीजिए 6 अनुपात यहाँ पे आपका 6 अनुपात यहाँ पे 11 होता, तो 6 और 11 में कितना का अंतर? 5 का अंतर, तो 5 से हम इस दोनों में गुना कर लेते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए साकेत के, यह आयु किसका है? साकेत का है और यह भी साकेत का। यह कब का आयु है? 1 साल पहले का और यह 4 साल बाद का। तो देखिए तो पहले 1 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में कितना का अंतर? अनुपात में 1 का। तिलक का देख लीजिए, 1 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर अनुपात में कितना का? अनुपात 1 का। तो किसी भी व्यक्ति के 1 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर वास्तव में हो जाएगा 5 साल का। कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, अगर उसके 1 साल पहले और 4 साल बाद की आयु देखिएगा तो उसमें अंतर 5 साल का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 30 साल के हैं तो 4 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 34 साल के। और अगर अभी 30 साल के हैं तो 1 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 29 साल के। तो इस दोनों आयु में देखिए तो अंतर कितने साल का होगा? 34 माइनस 29, 5 साल का। कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल का है, वह 1 साल पहले कितने साल का होगा? 19 साल का। और 4 साल बाद वह कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का। अंतर कितने साल का होगा उसके दोनों आयु में? 5 साल का। तो किसी भी व्यक्ति के पहले और बाद की आयु का अंतर अगर निकालना हो तो आप जोड़ के निकाल लीजिएगा, ठीक है। पहले और बाद रहे तो जोड़ कर, दोनों अगर पहले रहे या दोनों बाद रहे तो घटा करके निकालते हैं, यानी 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा करके डायरेक्ट अंतर निकालते हैं। तो 1 साल पहले और 4 साल बाद यानी अंतर कितना का? 5 का। तो अनुपात 1 और अनुपात में अंतर 1 का, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 5। अब पूछा क्या है? साकेत की वर्तमान आयु। तो साकेत की वर्तमान आयु हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकाले तो देखिए क्या होगा, गौर से समझिएगा। अनुपात 1 का मान 5 वर्ष, तो 5 का मान 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो यहाँ से जो साकेत का आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा? 1 साल पहले का। तो साकेत 1 साल पहले 25 वर्ष का, तो जब 1 साल पहले साकेत 25 वर्ष का था तो अभी साकेत कितने साल का हो जाएगा? 26 साल का। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 5, तो 6 का मान 6 पंचे 30 वर्ष। तो साकेत का यह आयु कब का निकलेगा? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद साकेत 30 साल का हो जाएगा। 4 साल के बाद तो अभी कितने साल का होगा? अभी तो 26 साल का ही होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी तरह से तिलक का जो है वर्तमान आयु, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। यहाँ से निकलेगा 1 साल पहले का आयु, यहाँ से निकलेगा 4 साल बाद का आयु। इसमें 1 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु, इसमें से 4 घटाएंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपका रिपीट करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए बोला इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे जिसका मैक्सिमम पावर आपका 2 हो, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या हो? मैक्सिमम पावर आपका 2 हो। इसमें तो पावर 2 है ही नहीं कहीं पे, इसको तो हटा ही दीजिए। आगे देखिए इसमें पावर 3 है तो इसको भी आप हटा दीजिए। इसका पावर 1/2 है, इसको भी हटा दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा 2 हो जाएगा, यानी विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें यह बताना था कि इसमें से कौन। तो देखिए p² q² है, यहाँ में q का पावर 3 है ना, पावर 3 है तो यह तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो विकल्प 2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 में क्या है? पावर 1/2 है तो यह तो आपका रूट बन जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। यानी केवल जो 2 नंबर वाला है वही द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किसी घन के फलक का परिमाण 24 सेंटीमीटर है। फलक का परिमाप, जैसे अगर हम बात करें किसी भी घन का, देखिए घन का आकृति कैसा होता है, कुछ इस तरीके का आपको घन देखने को मिलेगा। घन में कुल मिला के होता है 6 सतह। घन करने का मतलब लूडो आप खेलते ही होंगे, उसमें कुल मिला के कितना सतह होता है? 6 सतह।
अब उसका ऊपर वाला जो सतह होता है, गौर से देखिएगा, ऊपर जो इसका सतह होता है जिस पे आप देखते होंगे कोई अंक अंकित होता है, उसी तरह का कुल मिला के 6 सतह होता है और इसका सभी सतह जो होता है वह वर्गाकार होता है। तो यहाँ बोला है किसी घन के एक फलक या सतह का परिमाप 24, तो बात घन की हो रही है और घन के एक फलक का परिमाप 4a हो जाएगा। एक फलक का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, क्योंकि एक फलक जो होता है आपका क्या होता है? वर्गाकार होता है। अब देखिए घन को, लूडो को कुल मिला के 6 फलक होता है और प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, तो एक फलक का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप दे रखा है और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। यह कितना है? 24। तो 4a का मान 24, यहाँ से वर्ग का एक भुजा निकल गया, 4 छक्के 24। तो जब एक भुजा निकल गया आपका 6, अब क्या पूछा है? उसका आयतन बताइए। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वह होता है आपका भुजा का क्यूब। जो भी भुजा निकला है उसका केवल क्यूब करना है, भुजा का क्यूब। तो ए का मान यहाँ 6 आया है, बस 6 का आपको कर लेना है क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6a² हो जाएगा, 6a²। और विकर्ण पूछा जाएगा तो √3 × a, घन का विकर्ण भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो वह होता है आपका √3 × a। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए क्या है, बोले 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि कैसे इसको आप सोल्व करिएगा। यहाँ पे एक पैटर्न है जिसको ध्यान रखिएगा, एक ऑर्डर है, जैसे मिली, उसके बाद लिखते हैं हम लोग सेंटी, फिर लिखते हैं डेसी, फिर हम लोग लिखते हैं मीटर, उसके बाद लिखते हैं डेक्का, उसके बाद हेक्टो, और फिर लिखते हैं किलो। इस पैटर्न को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेक्का, हेक्टो, किलो। ऊपर की ओर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा यूनिट, और नीचे में यूनिट बड़ा होता गया है, यानी यह यूनिट इससे बड़ा, यह यूनिट इससे बड़ा। ठीक है, अब एक चीज़ जो आप खूब जानते हैं अच्छे से कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे? मीटर और सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना, मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो पहले हम 1 लिखेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में कितना का गैप है? 1 और 1 2, तो इसके ऊपर 2 जीरो डाल लीजिए। उसी तरह से अगर सेंटीमीटर से मीटर में आना होगा, देखिए मीटर से सेंटीमीटर छोटका में जाना होगा तो गुना कर लीजिएगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। छोटका में जा रहे हैं, खुदरा कर रहे हैं आप, तो वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। और बड़का में जाना है तो वैल्यू क्या होगा? कम मिलेगा। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो क्या लिखेंगे? 1/1 के ऊपर देखिए कितना है यहाँ पे, सेंटीमीटर से हमें जाना है किस में? मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर की ओर चलिए 2 बार, तो 2 जीरो, एक पे क्या है? 36 सेंटीमीटर है। 36 किस फॉर्म है? सेंटीमीटर है। और इसको किस में बदलना है? किलोमीटर में, यानी इसको बड़े वॉल्यूम में ले जाना है। तो सेंटीमीटर से आप देखिए किलोमीटर में, सेंटीमीटर से कहाँ चलना है आपको? किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर से जब आप किलोमीटर की तरफ चलिएगा तो कितने स्टेप को पार करना पड़ेगा? 1, इसको छोड़ के देखिएगा, 1 2 3 4 5। तो 1 के ऊपर कितना जीरो हो जाएगा? 1 के ऊपर हो जाएगा आपका 5 जीरो। इससे क्या होगा? सेंटीमीटर आपका किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। इस पैटर्न को ध्यान रखिए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेक्का, हेक्टो, किलो। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर में गैप देखिए कितना का है, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 1 पर कितना जीरो लिखेंगे? 5 जीरो। अब 36 में भाग करना है, देखिए इतना से, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 00036, यहाँ पे दशमलव हम लोग डालेंगे और यहाँ पे तो जीरो ऐसे ही डालते हैं। इतना किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 00036, 00036, यानी विकल्प डी जो है वह आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, बोला साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करिए। साइन थीटा को किस फॉर्म में लिखना है? कॉट थीटा के फॉर्म में लिखना है, जहाँ थीटा एक नहीं उनको। तो थीटा का मान आप खुद से ले लीजिए कुछ भी, हम यहाँ पे थीटा का मान ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन थीटा को लिखना है कॉस थीटा के फॉर्म में, तो साइन थीटा के जगह साइन 45 डिग्री ले लेंगे, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। तो अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि एक ऐसे ऑप्शन को खोजना है जिसका वैल्यू 1/√2 हो, थीटा की जगह 45 लेकर के। तो जब यहाँ पे थीटा की जगह 45 रखिएगा तो कॉट 45 1 होता है, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ अगर 45 रखते हैं तो कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, यानी 1/√2। विकल्प बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या करना था
साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में रखना था, तो थीटा का मान अपने मन से हम लोग कुछ भी ले लिए। कितना ले लिए यहाँ पे 45 डिग्री। तो जब थीटा की जगह 45 लेंगे तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 यानी 1/√2। अब 1/√2 कौन सा ऑप्शन आपका दे रहा है, कॉट का कौन सा फॉर्म दे रहा है, विकल्प बी दे रहा है, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है, बोला यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और सम अंक में से 1 घटाया जाए। क्या करना है, जो भी सम अंक है ना, इवन अंक है, इवन नंबर है, उसमें से 1 घटा लेना है, और जो भी विषम अंक है, जो भी ऑड है, उसमें आपको क्या करना है, 3 जोड़ देना है। इसके बाद संख्या बनाइए। तो देखिए यहाँ पे सम है 4, तो 4 में से 1 घटा लीजिए 3 हो जाएगा। 2 सम है 1 घटा लीजिए 1 हो जाएगा। 5 विषम है, विषम में 3 जोड़ देना है तो 8 हो जाएगा। 1 आपका विषम है 3 जोड़ देना है तो 4 हो जाएगा। 4 सम है 1 घटा लेना है तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से 5 है 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 6 है 1 घटा लेंगे 5 हो जाएगा। 3 है 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। सम अंक में क्या करना था, आपको 1 घटा लेना था, जो भी विषम है उसमें 3 जोड़ देना है, बस यही तो करना है। अब क्या है, बोले सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक क्या आ गया आपका, सबसे बड़ा अंक आ गया है 8। सबसे बड़ा अंक क्या आया आपका, सबसे बड़ा अंक है यहाँ पे 8, और सबसे छोटा अंक इस लिस्ट में 1। 8 और 1 का अंतर कितना का, 7 का। तो विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, करना क्या था, सम में से 1 घटाना था और विषम में आपको 3 जोड़ लेना था। यह बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए, तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग मात्र 15 क्वेश्चन देखे हैं। इस सेट का 15 क्वेश्चन और बच रहा है, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी कुछ सेट में हम लोग 15-15 क्वेश्चन करके ही चलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, फिर तेज़ी से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए।